रतुनिया जी, आप इस फैसले को किस दृष्टि से देखते हैं? धन्यवाद आराधना जी। और सबसे पहले आपको जिंदाबाद, सभी पैनलिस्टों को जिंदाबाद। इस इस अच्छी चर्चा में हम सभी जुड़े हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही है कि मृत महिला की संपत्ति किसके हक की होगी और उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। ये पूरा मामला जो है बॉम्बे हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वहाँ जिस तरीके से एक मामले में सुनवाई होती है और एक महिला जो है ससुराल पक्ष की वो दावा करती है, उसके बाद वो पूरा मामला जो है सामंजस्य के साथ तहत जो है आपसी सामंजस्य के तहत वो सुलझाया जाता है। फिर उसको चैलेंज जो है लैंगिक असमानता को देखते हुए उसको चैलेंज किया जाता है और उस पर सुनवाई होती है। अभी 11 नवंबर को उस पर फिर से सुनवाई है उस पूरे मसले पर। सिर्फ ये टिप्पणी माननीय उच्चतम न्यायालय की हमारे बीच में आई है, देश के सामने आई है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर ये कहा है इस पूरे मामले में कि हम जो है सामाजिक परंपराओं को छेड़ना नहीं चाहते हैं, उन्हें कमतर हम करना नहीं चाहते हैं। तमाम सारे वरिष्ठ अधिवक्ता जो है उस पूरे मामले की पैरवी कर रहे हैं और काफी सारे लोगों का मानना है कि ये जो धारा है वो लैंगिक असमानता को बढ़ाने का काम करती है। इस देश के अंदर जिस तरीके से महिला अधिकारों के लिए काम होते हैं, देश के अंदर जो है महिलाओं को बराबर का सम्मान देने की बात कही जाती है। हमने देखा कि देश के अंदर जो हमेशा से ही सभी महिलाएं जो है सभी महिलाओं को पुरुषों से नीचे देखा गया और पुरुष प्रधान जो है देश हमारा रहा। महिलाएं तो हमेशा से ही कमतर रही और इस देश के अंदर तमाम सारी आवाजें भी उठी महिलाओं को अधिकार देने की। इस देश के अंदर महिलाएं प्रोटेस्ट भी हुए महिलाओं को अधिकार देने के, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार भी मिला। महिलाओं को पहले महिलाएं जो है भागीदार नहीं हुआ करती थी, अब वो भागीदार तमाम व्यवस्थाओं में होना चालू हुई, तो एजुकेशन महिलाओं तक पहुंची। तो क्यों फिर हम जो है रूढ़िवादिता की तरफ जा रहे हैं, क्यों हम सामाजिक जो है ढांचे को देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है इसमें, अगर न्यायालय की टिप्पणी सामाजिक ढांचे को बनाए रखने के पक्ष में, तो न्यायालय ने सामंजस्य की बात की। अगर न्यायालय ये कह रहा है कि माननीय न्यायालय का जो है सम्मान है करते हैं, लेकिन अगर माननीय न्यायालय ने जो टिप्पणी की है कि गोत्र बदल जाता है, सामाजिक ढांचा जो है सामाजिकता जो है वो उसकी पूरी बदल जाती है महिला की शादी के बाद, तो उसकी कोई विधिक वैधानिकता तो कहीं नजर नहीं आती है। पूरा जो उत्तराधिकारी अधिनियम जो बना, चाहे वो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम हो चाहे इंडियन सक्सेशन एक्ट हो, वो दोनों ही जो है विधिक वैधानिकता के आधार पर बने हैं, संसद में बड़ी विचार और विमर्श के साथ बने हैं। हमने देखा कि तमाम सारी धार्मिक व्यवस्थाओं में, चाहे वो हिंदू धर्म की हो चाहे वो दूसरे धर्म की धार्मिक व्यवस्था हो, उनमें उनमें तमाम सारे रूढ़िवादिता व्यवस्थाओं में बदलाव हुए हैं। क्रिश्चियनों में तो पूरा प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियन है वो तो पूरा प्रोटेस्ट के आधार पर जो है रूढ़िवादिता के आधार पर उसका निर्माण हुआ। तो हम अपने यहाँ की रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को बदल क्यों नहीं सकते हैं? महिलाओं को संबंध में हम जो है उन्हें अधिकार देने की बात क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उसकी कोई वैधानिकता पूरे देश के किसी भी एक्सपर्ट से जब हम चर्चा करेंगे, तो जो महिलावादी, जो महिलाओं को सम्मान देने वाले होंगे, उनके उनके विचार भी यही होंगे कि जो टिप्पणी है गोत्र वाली, वो उसकी कोई विधिक वैधानिकता नहीं है। जब विधिक वैधानिकता के आधार पर उत्तराधिकारी अधिनियम है, तो उसमें अगर उसमें असमानता आ रही है, उसकी जो धारा चैलेंज की गई है धारा 15, तो उसमें सुधार क्यों नहीं किया जा सकता? उसमें जो है धारा 15 में मृत महिला के पति के परिवार के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। उसके विपरीत धारा 8 जो है पति के उत्तराधिकारियों की बात करती है, तो उसमें कहीं भी महिला के परिवार को, जिस परिवार ने उसे पाला पोसा बड़ा किया, जिस परिवार ने पढ़ाया, जिस माँ बाप ने पढ़ाया, उनका कहीं जिक्र नहीं आता है। जो दोनों धाराओं में 8 में और 15 में ये अंतर जो देखने को हमको मिलता है। आप इस तरीके से इसको सोच सकते हैं, हम इस तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं कि एक माँ बाप के परिवार में उनकी एक बच्चा है, वो सिर्फ लड़की है, उसका वो विवाह करते हैं और वो किसी कारणवश मृत हो जाती है। तो
उन माँ बाप की उस माँ बाप की क्या गलती है कि उसकी बच्ची जो है मृत हो गई किसी कारण से, लेकिन उसकी जो अर्जित की हुई थी संपत्ति थी, उसका हक और उपयोग जो है उनको नहीं है, उपयोग करने का अधिकार नहीं है उसके माँ बाप को। वो उसका हक उसके पति को चला गया, उसकी शादी के बाद उसके पति के परिवार को चला गया। तो इसमें ये जो वैधानिकता है, इसको हमें देखना पड़ेगा कि उनके माँ बाप का भी जो उसमें जो तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आ रहा है कि परिवार, ससुराल के परिवार में कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। जब जो है महिला के माँ बाप का नंबर आएगा, तो इस पे भी माननीय न्यायालय को विचार करना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक शानदार जो है पिटीशन पर सुनवाई चल रही है। इसमें इसमें एक उम्मीद है कि बहुत सारे अधिकार जो है, अगर ये पिटीशन अच्छे से काम करती है, अच्छे से चलती है, तो निश्चित ही महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत काम होगा। महिला अधिकारों को सुनिश्चित करवाने के लिए माइलस्टोन ये पिटीशन जो है साबित होगी। माइलस्टोन जो है जजमेंट आने की इसमें उम्मीद है। तमाम सारे वरिष्ठ अधिवक्ता इसमें काम कर रहे हैं। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी हम सोच सकते हैं, ऐसे ही परिभाषित कर सकते हैं कि हमने कई बार देखा, आप सब देखते हैं, पूरा देश देखता है कि भारतीय परिवारों में, इस देश के अंदर ज्यादातर गरीब परिवार हैं, शिक्षा का अभाव उन गरीब परिवारों में है। कोई लड़की ब्याह के जाती है अपने ससुराल पक्ष में, जब वो ब्याह के जाती है तो उस लड़की के पति की जब असमय मृत्यु हो जाती है, तो वो अपने ससुराल में अकेली पड़ जाती है। तो उसको ससुराल वाले अमूमन उसके साथ व्यवहार बल जाता है, और उसके साथ जो है असमानता वाली बातें होने लगती हैं, और उसको अपने मायके में शरण लेना पड़ती है। कई 99% केसों में ये होता है। मैं ग्वालियर में प्रैक्टिस करता हूँ, मैंने ग्वालियर में कई जगह देखा, मध्य प्रदेश में कई जगह देखा, आपने भी देखा। तो फिर जब विपरीत परिस्थितियों में अपने मायके में शरण ले रही है, मायके में जा रही है, मायके वाले उसको मदद कर रहे हैं, उसके माँ बाप मदद कर रहे हैं, तो माँ बाप का हक क्यों नहीं होना चाहिए? तो इस पर जो है पूरे देश को एक होना चाहिए। पिटीशन बहुत माइलस्टोन साबित होगी, और महिला अधिकारों को सुनिश्चित करवाने के लिए ये पिटीशन बहुत अच्छा काम करेगी। हम सभी लोगों को जो है इस पिटीशन के समर्थन में बात करना चाहिए, और इस पे जिस तरीके से आज हम डिबेट में शामिल हुए, आगे भी ऐसी डिबेटें होती रहना चाहिए। इस पिटीशन में जब भी सुनवाई होगी, तो निश्चित ही एक बड़ा फैसला महिला अधिकारों के लिए आएगा।